क्लास 9th के जो 1.5 का जो चैप्टर है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले उसमें पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि भाई पी बाई क्यू के रूप में जो संख्याएं होती हैं, जिसमें कि पी और क्यू जो है दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, इससे संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें पी तथा क्यू क्या होता है, पी तथा क्यू वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं न करके हम पूर्णांक कहें, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं कहें, पूर्णांक कहें, ठीक है ना, पूर्णांक होते हैं। और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो अशांत हो, शांत न हो, अशांत हो और अनावर्ती भी होनी चाहिए, यानी कि वो बार बार दोहराई भी नहीं जानी चाहिए। अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये पता करने के लिए कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, हमें यही पता करना होगा कि वो संख्या शांत है या अशांत है, और अगर अशांत है तो आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती अगर है तो परिमेय होगा, और अनावर्ती यदि है तो अपरिमेय होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है दूसरा जो सवाल होता है, वो सवाल दूसरे तरह का सरल करना होता है सवालों को। तो सवालों को सरल करने के लिए पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि वो जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग है, इस तरह हमें पता करना हो, ठीक है। तो अगर एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय हो ना, एक परिमेय हो और एक परिमेय संख्या हो, तो इसको अगर जोड़ा जाए, ठीक है ना, संख्याओं का योग अगर किया जाए, संख्याओं का योग, तो ये योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये सदैव अपरिमेय होगा, ठीक है ना। तो ये संख्या कैसी होगी, सदैव अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि यदि हमें दो संख्याएं दी गई हो, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो यदि हम जोड़ेंगे तो वो संख्याएं सदैव क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर संख्या अगर गुणा किया जाए, ठीक है ना, तो अगर एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है यानी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, शून्येतर संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, धन हो या ऋण हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से जब गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि जीरो जो है परिमेय संख्या होती है, ठीक है, जीरो पे बटा एक लगाएंगे तो संख्या परिमेय हो जाता है। तो शून्येतर होना चाहिए, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, धन ऋण में कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, ठीक है ना। तो इनका जो का गुणनफल जो होता है, ये का गुणनफल, ये गुणनफल और भागफल, ठीक है, गुणनफल और भागफल दोनों जो है, और भागफल, ठीक है, दोनों अपरिमेय होता है। क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होंगे, अपरिमेय होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक शून्येतर संख्या से भाग करें एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है ना, तो सदैव जो है क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, ठीक है, या भाग दें, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, ठीक है, या घटाओ, ठीक है ना, या गुणा या भाग, ठीक है, या भाग, गुणा करें या भाग करें, ठीक है, गुणा या भाग, अगर ये है तो इसका जो परिणाम अगर होगा तो वो परिणाम जो है परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुणा या भाग जो है वो क्या हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, ये निर्भर करेगा कि वो संख्या क्या है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो निर्भर करेगा उन संख्याओं पर कि वो संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि दो संख्याएं जो दी गई हैं हमें, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, उनका योगफल या गुणा या घटाना या भाग जो है वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, इस तरह हम पता कर सकते हैं। अगर संख्या रेखा पर हमसे कहा जाए कि कड़ी वाली संख्याओं को, यदि हमें कड़ी में ये संख्या दे दी जाए, सपोज कीजिए 3.5 दी गई हो, और इसको कहा जाए कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो इसको निरूपित करने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये है किसके बीच में। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में है। कहाँ है, 3 और 4 के बीच में स्थित है ये संख्या। तो 3 और 4 के बीच में अगर ये संख्या स्थित है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक हम इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन में निश्चित दूरी पर कुछ खास चिन्ह लगाएंगे और जिसको हम एकक बोलेंगे, ठीक है। तो निश्चित दूरियों पे हम
एकक मान करके, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम 0 मान लें, ठीक है, यहाँ 0 मान लें और यहाँ ए से शुरुआत करें, ठीक है, ए से स्टार्ट करें और इतनी दूरी पर हमने एक बिंदु लगाया तो ये 1 हुआ, फिर यहाँ लगा दें 2 हो जाएगा, यहाँ लगा दें 3 हो जाएगा और यहाँ कर दें तो ये 4 हो जाएगा। और हमने क्या देखा कि ये 3 और 4 के बीच स्थित है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये 3 और 4 के मध्य पे स्थित होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु हमें जो प्राप्त होगा वो ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसको हम किसी अक्षर से दिखा लें, जैसे मान लें बी है ये, ठीक है, तो बी से हमने इसको दिखाया, वो बिंदु क्या मिला, 3.5 वाला मिला। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से जितना हमने ये एकक लिया था, एक माना था हमने 1 इकाई, तो उतनी ही दूरी का हमें यहाँ पे एक चाप लगाना होगा और इस पे हम लिख देंगे सी, ठीक है। तो ये 1 एकक लिए बी से और यहाँ हमने लगाया बिंदु सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए सी जो दूरी हमारी है, तो ए सी दूरी की हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हम ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि आधे से अधिक दूरी लेंगे, एसी के आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ हम चाप काटेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको घुमाएंगे दोनों तरफ, फिर यहाँ सी पर रखेंगे और सी पर रखने के बाद फिर इसको हम दोनों तरफ घुमाएंगे और दोनों बिंदु दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे उसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे, तो जहाँ ये कटेगा तो उसका हम कोई नाम रख देंगे, सपोज करें जैसे ओ हो गया, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया ओ। अब हमें क्या करना है कि ए ओ या सी ओ की दूरी हम लेंगे और एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो ए और सी दोनों से होकर जाएगा, ठीक है, ए और सी से होकर जाएगा। और हमें करना अब क्या है कि बी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, बी से हम यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन ऐसे खींच देंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई। तो इस अर्धवृत्त को, ये जो वृत्त बना था अर्धवृत्त, इसको जहां भी ये काटेगा उसका नाम हम रख देंगे डी। और ये जो दूरी अब हमको मिल गई बी डी की, यही जो दूरी है बी डी, यही क्या होगी, ये हमारी कड़ी में 3.5 के बराबर होगी। अब इसको हमें दिखाना है इस संख्या रेखा पर, ठीक है। इस संख्या रेखा पर जब हमें दिखाना हो तो हम इसको इस संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बस हमें एक चाप लगाने की जरूरत पड़ती है और वो चाप कहाँ से लगाएंगे, इस बिंदु डी से लगाएंगे, ठीक है। इस बिंदु बी से इस डी की दूरी को भर लेंगे प्रकार में और भरने के बाद यहीं से इस प्रकार से हम इस तरह से एक चाप लगाएंगे जो इस रेखा को कटेगी। जहां भी मान लीजिए हमने डी लिखा था तो यहाँ हम ई लिखेंगे, वही पे क्या होगी, वो कड़ी में 3.5 को निरूपित करेगी। तो ये संख्या रेखा पर बनाने का तरीका है, तो इस प्रकार से बना लेंगे। और इसी तरह से इसमें संख्या रेखा पर लाइन खींचने के लिए आएगा और साथ में जो है परिमेयीकरण करने का एक प्रश्न आता है, हरों का परिमेयीकरण करना है। तो हरों का परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि हर जो है वो परिमेय संख्या हो, ठीक है ना। तो यदि हम मान लें कि इस तरह से ये दिया हुआ है 1/3, तो हर को परिमेय संख्या में बदलने का तरीका क्या है कि हम इसमें जितनी ये संख्या दी गई है इतने से ही अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब गुणा करेंगे कड़ी में 3 और 1 का गुणा तो कड़ी में 3 होगा और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हर जो है परिमेय संख्या में बदल गया, तो कड़ी में 3/3 ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या बन गया, हर का परिमेयीकरण हो गया। तो इस प्रकार से हम परिमेयीकरण कर लेंगे। यदि मान लीजिए अगर इस प्रकार से दी गई हो संख्या, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, इस तरह से अगर इसका परिमेयीकरण करने के लिए कहा जाए तो जो भी संख्या यहाँ दी गई है इसका जो है हम कांजुगेट यानी संयुग्मी ज्ञात करेंगे। तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 से ऊपर नीचे, यानी कि अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे अंश और हर में, तो 1 और कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 का जब गुणा होगा तो इतना ही रहेगा। लेकिन इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हमें पता है कि एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी का जब गुणनफल होता है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार होता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा कड़ी में 2 कड़ी में 3 और बटा कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा 2 और 3 का कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 3, और जब घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 बटा माइनस 1, ठीक है। तो ये ऋण का निशान जो है हम हर में ना लगा करके अंश में लगाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ये ऋण का निशान ऊपर लगाएंगे तो ये माइनस से दोनों में गुणा कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। जब यहाँ गुणा होगा तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, यानी हम कड़ी में 3 को आगे और ऋण करके कड़ी में 2 को पीछे लिख सकते हैं और यहाँ हम बटा 1 लिख सकते हैं, या अगर नीचे बटा 1 हो तो हम केवल संख्याएं भी लिखते हैं, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस चैप्टर में एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि पाई को जो है हम दिखाते हैं, पाई का जो मान होता है इस तरह से हम लिखते हैं C/D, यानी ये परिधि है और ये व्यास है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वृत्त का जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होती है, परिधि जो है पाई गुना होती है व्यास की, यानी कि व्यास गुणे
पाई। ठीक है, तो इस हिसाब से पाई बराबर इस परिधि को हम दिखाते हैं सी से, सरकमफ्रेंस, और डी माने व्यास हो गया, डायमीटर, और ये पाई है, तो पाई बराबर हो गया सी बटा डी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी बटा डी जो है वो परिमेय संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वृत्त के मामले में क्या होता है कि या तो सी या डी, ठीक ना, या तो सी यानी कि सरकमफ्रेंस या डी में से कोई, ठीक ना, में कोई एक अपरिमेय अवश्य होता है, कोई एक जो है अपरिमेय अवश्य होता है। ठीक है, अवश्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डी से सी को भाग करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अशांत अनावर्ती होगी। ठीक है, अशांत अनावर्ती होती है, तो या तो सी या डी में से कोई भी एक संख्या जो होगी वो अवश्य अपरिमेय होती है। ठीक है ना, अतः जो है पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना, परिमेय नहीं है, तथा सी बटा डी जो है, सी बाई डी भी अपरिमेय है। ठीक है, भी अपरिमेय है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, पाई अपरिमेय है, सी बटा डी भी अपरिमेय है, क्योंकि सी या डी में से, दोनों में से कोई एक ऐसा अवश्य होगा जो अपरिमेय हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इस पूरे चैप्टर को हल कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा।